नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्वर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले हम जो हमारा सिलेबस है उसमें काय चिकित्सा का जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम कवर कर चुके हैं। चाहे तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही में दूसरा टॉपिक जो था हमारा क्लिनिकल एथिक्स इन द प्रैक्टिस ऑफ काय चिकित्सा, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम ज्वर का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ज्वर बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करने में लगभग 5-6 लेक्चर लगेंगे। साथ ही में जब संक्रामक ज्वर पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले नव ज्वर चिकित्सा है, उसके बाद है हमारा जीर्ण ज्वर चिकित्सा, ठीक है, उसके बाद निज ज्वर, आगंतुज, धातुगत, विषम और पुनरावर्तक, और उसके बाद ये संक्रामक ज्वर है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन रहता है ज्वर का, जो आपने रोग निदान में पढ़ा होगा या चरक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसके भेद क्या है, उसकी परिभाषा, निरुक्ति, उसका परिचय, उसमें क्या क्या उपद्रव हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नवज्वर चिकित्सा के बारे में, या नवज्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, सभी को पता है कि ज्वर को हम मॉडर्न में किससे कोरिलेट किया जाता है, वो कि फीवर। ठीक है, हर किसी को फीवर लाइफ में कभी ना कभी आया होगा, तो आप एक तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि इसमें हमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ज्वर को हम बुखार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय क्या है। सभी को पता है ज्वर कैसी है, एक तरह का व्यापक रोग है। किस तरह का रोग है, व्यापक। ठीक है, सभी रोगों के पहले उत्पन्न हुआ, मतलब सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी रोगों में, सबसे पहले ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ज्वर क्या है, सभी रोगों में बलवान और प्रधान रोग है। ये हमें कौन सी कोटेशन से पता चलता है, ये पता चलता है, ये जो कि हमारे आचार्यों ने लिखी है वो ये है कि देह इंद्रियां मन संतापी सर्व रोग अग्रजो बली। ठीक है, यानी कि सभी रोगों में बलवान और प्रधान है। वो कौन सा रोग है, वो है हमारा ज्वर। अगर आपसे ये कोटेशन देके कोई एमसीक्यू पूछ लेता है, मान लो अगर सिर्फ लिख के देता है कि बताओ कि सर्व रोग अग्रजो बली किसके बारे में कहा है, ठीक है, या सबसे प्रधान रोग कौन सा है, तो आपको क्या आंसर लगाना होगा, वहाँ पे ज्वर लगाना होगा। ठीक है, अब ज्वर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ज्वर का जो डिफाइन करने का तरीका है कि जो शरीर में क्या हमारे शरीर में ताप उत्पन्न करने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ज्वर। आपको पता होगा जब आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर अधिक आपका बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो हम उसे ही क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। तो क्या यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर में ताप उत्पन्न करने के कारण इसे क्या कहा जाता है, ज्वर। और ये एक तरह का बहुत ही कठिन रोग है, और अगर इसमें कई उपद्रव अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो इसकी चिकित्सा करना भी बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपद्रव होते हैं, वो सबसे लास्ट में। साथ ही में ज्वर के बारे में एक चीज़ और कही गई है कि ये सभी रोगों का राजा है। अब यहाँ पे एमसीक्यू का देखिए, अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि ऐसा कौन सा रोग है जो सभी रोगों का राजा है, तो क्या लगाना है आपको, ज्वर। वहीं पे अगर ये कोटेशन देके आपसे पूछता है कि बता कि ये है सा सर्व रोग अधिपति, तो वो क्या है, हमारा ज्वर। ठीक है, तो 2 एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी निरुक्ति क्या है। अगर मैं निरुक्ति की बात करूँ यहाँ पे, तो वो है कि ज्वर धातु से अच प्रत्यय लगकर ज्वर शब्द की निरुक्ति बनी होती है, जो कि है ज्वर संतापे ज्वरति संताप्यति शरीर इति ज्वरा। ठीक है, तो ये इसकी निरुक्ति है। आप इसे 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आपको परिभाषा बताऊं, परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि शरीर की ऊष्मा या संताप के बढ़ जाने को ही क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर शरीर की ऊष्मा या नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो उससे अधिक हो जाता है तो वही ज्वर कहा जाता है। अब देखते हैं कि ज्वर का कार्डिनल साइन क्या है, यानी कि क्या प्रत्यात्म लक्षण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर किसी ज्वर में लिख सकते हैं, चाहे वो निज हो, चाहे आगंतुज हो, चाहे विषम ज्वर हो, उसमें ये वाली लाइन जरूर लिख सकते हैं। तो इसका ये कोटेशन एटलीस्ट जरूर याद कर लीजिएगा। वो है क्या, ज्वर प्रत्यात्मिक लिंगम संतापो धे मानसा। क्या है, ज्वर प्रत्यात्मिक लिंगम संतापो धे मानसा, यानी कि शरीर और मन में संताप का होना क्या है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। क्या है, शरीर और मन में संताप का होना क्या होता है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण। आगे देखते हैं हम ज्वर की प्रवृत्ति बोले तो इनिशिएशन कैसे हुआ था ज्वर का। ठीक है, तो ज्वर की प्रवृत्ति दो तरह से मानी जाती है। सबसे पहली तो है रुद्रकोप, यानी कि जो हमारे शिव जी हैं,
ठीक है, उनके कोप यानी कि क्रोध क्रोध के कारण इसकी का इनिशिएशन हुआ था। और दूसरा माना जाता है कि लोभ परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है चीज़ों का लोभ के कारण अधिक मात्रा से एकत्र करना एक जगह से, यानी कि उन्हें इकट्ठा करना। जब क्या था, पहले लोग किस तरह से लाइफ जीते थे कि मान लो आज शिकार करने गए, जो मिला खाया और सो गए, ठीक है, मतलब इच्छा से अधिक वो खाने की आशा नहीं रखते थे। लेकिन जैसे जैसे साधन उत्पन्न हुए तो लोगों ने अपना आहार है उसे एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। तो क्या हुआ, वो मान लो दिन में खाने की ज़रूरत एक ही बार है, लेकिन वो खाने कितनी बार लगे, 2 से 3 बार उसे खाना शुरू कर दिया। तो उस तरह से यानी कि लोभ परिग्रह से भी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि ज्वर की प्रवृत्ति प्रथम किससे हुई या द्वितीय में किससे हुई। तो ये इसके आंसर है, प्रथम में हुई थी रुद्रकोप से, द्वितीय प्रवृत्ति इसकी है लोभ परिग्रह। अब हम देखते हैं कि इसके सामान्य निदान क्या हैं। निदान मतलब हेतु, वही क्या कारण होते हैं जिससे ज्वर उत्पन्न हो सकता है, सभी को मालूम है, सभी लोग रोग निदान में पढ़ के आए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, निरहु आदि का मिथ्या योग या अति योग, यानी कि या तो अति योग हो जाता है पंचकर्म का, या मिथ्या योग यानी कि ठीक रूप से ना हो पाए। ठीक है, साथ ही में शस्त्र, कष्ट, पाषाण आदि का आघात, यानी कि किसी इंडिविजुअल को चोट वगैरह लग जाती है, किसी शस्त्र से आघात हो जाता है तब भी ज्वर हो जाता है। अधिक रूप से श्रम करने से, धातुओं का क्षय होने से, असात में सेवन या मिथ्या आहार विहार से, यानी कि ऋतु परिवर्तन से भी ये इसका एक कारण हो सकता है। और शोक और भय से भी ज्वर देखने को मिलता है, ये यानी कि ये इसके निदान है। वहीं पे अब हम देखते हैं इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति जो है वो बहुत ही सिंपल तरह से लिखने की कोशिश की है। आप ही को सभी को पता होगा कि जो ज्वर है वो कैसा होता है, पित्त प्रधान त्रिदोषज होता है। तो संप्राप्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि पैथोजेनेसिस जो है हमारा, ठीक है, वो है निदानों का अगर हम सेवन करेंगे तभी तो कोई भी डिजीज़ होने का इनिशिएशन होता है। अगर हम निदान जो ऊपर बताए हुए निदान का सेवन करेंगे तो क्या होगा, दोष का प्रकोप हो जाएगा, यानी कि दोष में बढ़ोतरी होगी, और वही दोष अमाशय में धीरे धीरे संचय होंगे, यानी कि कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो दोष जो संचय हुए हैं वो किससे, प्रकोपित दोष जो है वो किससे मिलेगा, रस धातु से मिलेगा जाके, फिर वो संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा। जिसके बाद जो जब दोष जो है पूरे शरीर में फैल गया तो क्या करेगा, कोष्ठ अग्नि का वहीगमन, यानी वहीगमन हो जाता है। उसके बाद वही जो है स्वेदभा स्रोतस का अवरोध करता है। जब स्वेदभा स्रोतस का अवरोध हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको पसीना वगैरह नहीं आएगा, तो वही अंदर इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, शरीर में ऊष्मा बढ़ने लगती है, जिसके कारण ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये संप्राप्ति बहुत ही सरल है, आप किसी भी तरह के ज्वर में इसको लिख सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या हुआ हमारा, फिर से देखते हैं कि क्या हमने क्या किया, हमने किया निदान का सेवन। निदान का सेवन किया तो क्या हो गया, दोष प्रकोप हो गए, पित्त प्रधान जो त्रिदोषज हैं वो उनका प्रकोप हो गया शरीर में। प्रकोप होने के बाद वो कहाँ संचय होते रहते हैं, अमाशय में दोषों का धीरे धीरे संचय होता रहता है, अगर हम कंटिन्यूसली जो निदान का सेवन करते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो प्रकोपित दोष है वो रस धातु से मिलकर संपूर्ण शरीर में फैलते हैं, और कोष्ठ अग्नि का वहीगमन करने के कारण स्वेद व स्रोतस जो है उनका अवरोध हो जाता है, जिसके कारण संपूर्ण शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है धीरे धीरे, फिर वही आगे जाके ज्वर में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको संप्राप्ति समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि इसके संप्राप्ति घटक क्या है। घटक में हम क्या क्या देखेंगे, दोष, दूष्य, अधिष्ठान और स्रोतस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दोष कौन सा है ज्वर के अंदर, वो है पित्त प्रधान त्रिदोषज। दूष्य क्या है, कोष्ठ अग्नि और रस। अमाशय इसका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अमाशय जो है इसका अधिष्ठान है, अमाशय और सर्व शरीर ज्वर का अधिष्ठान होता है। वहीं पे स्रोतस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, मुख्य रूप से स्वेदभा स्रोतस और उसके साथ साथ रसभा स्रोतस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं ज्वर के भेद। देखिए ज्वर के भेद कई तरह के होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ भेद का नाम पढ़ेंगे कि कौन से भेद से किस तरह होता है। अब इन्हीं ज्वर को हम आगे जाके डिटेल पे पढ़ेंगे, जैसा कि हम सिलेबस में पहले भी देख चुके हैं कि हमें एक जीर्ण ज्वर अलग से पढ़ना है, निज ज्वर अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके हम भेद देखते हैं। निज ज्वर के कितने भेद होते हैं ये देखते हैं। निज ज्वर कितने तरह का होता है हमारा, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, सन्निपातज ये यानी कि त्रिदोषज। उसमें बाद बात पित्त, बात कफ, पित्त कफ, ये निज ज्वर हो गए। आगंतुक सभी को पता है, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने।
अभिघातज, अभिचारज, अभिशापज और अभिसंगज। वहीं पे दूष्य अनुसार, और इसको क्या बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है धातुगत ज्वर। ठीक है, धातुगत ज्वर क्या होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र, ये जो हैं ये धातुगत हैं, यानी कि रसगत, रक्तगत ज्वर और मांसगत, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वही में सभी को पता है कि विषम ज्वर के कितने तरह के होते हैं, वो होते हैं संतत, सतत, अन्य घोषक और तृतीयक, चतुर्थक। वहीं आम के आधार पे भी ज्वर का विभाजन किया गया है, वो है आमद ज्वर, पाच्यमान ज्वर और निराम ज्वर। वहीं अधिष्ठान के भेद पे है ये हमारा शरीर, मानस, प्राकृत, वैकृत। ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही कंटिन्यूसली लेक्चर सीरीज़ देखने के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके कि हम देखते हैं ज्वर में हमें क्या पूर्व रूप दिखाई देते हैं। ज्वर के जो पूर्व रूप है, सबसे पहला हमें आलस्य देखने को मिलता है, यानी कि लेजीनेस। दूसरा है हमारा आँखों में आंसू भरा रहना। वहीं बार बार जम्भाई लेना, यानी कि उबासी जो हम लेते रहते हैं बार बार। ठीक है, वहीं भोजन का ना पचना, यानी साम्यक रूप से भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये क्या है, ज्वर के पूर्व रूप हैं। विशिष्ट पूर्व रूप क्या होते हैं, कुछ मुख्य विशिष्ट पूर्व रूप की बात करें तो बात दोष, अगर बातज प्रधान जो अगर आपको ज्वर हो रहा है तो उसमें जृंभा। ठीक है, अगर पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो वो क्या है, नेत्रदाह। और कफ में क्या होगा, अन्न अभिनंदन, यानी कि एनोरेक्सिया, यानी कि साम्यक रूप से आपका जो भोजन है उस वो पाचन भी नहीं होता है, और एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि आपको भूख वगैरह नहीं लगती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्वर का सामान्य लक्षण। ज्वर का सामान्य लक्षण हर किसी में ये कोटेशन जो है लिख सकते हो। ठीक है, सामान्य लक्षण के तौर पे ये जो है बेसिक लक्षण हर किसी में दिखाई देने को मिलते हैं। वो क्या है, संताप, सारुचि, तृष्णा, सांग मर्दो, हृदय व्यथा। यानी कि कौन कौन से लक्षण हैं, संताप का होना, अरुचि होना, तृष्णा का होना, अंगमर्द होना, हृदय में वेदना। ठीक है, संताप मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अरुचि मतलब आपको भूख नहीं लगेगी। वहीं पे तृष्णा का अनुभव, अधिक थर्स्ट यानी प्यास ज़्यादा आपको लगेगी। अंगमर्द शरीर में बॉडी पेन होगा, हृदय में वेदना देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं ज्वर मुक्त लक्षण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं कई हर किसी में। ज्वर मुक्त में यही है इसका श्लोक, विगत क्लम संताप व्यथम विमले इंद्रियाम युक्तम प्रकृति स्तवेन विघात पुरुषम ज्वरम। यानी कि जिस पुरुष की इंद्रियों में असमर्थता ना हो, ठीक है, बाह्य और अभ्यंतर किसी प्रकार का संताप ना हो, शरीर में पीड़ा ना हो, इंद्रियां निर्मल हो जाएं और मन प्रसन्न हो, तो ये क्या है, ये हमारे ज्वर मुक्त लक्षण हैं। ज्वर मुक्त मतलब जब किसी इंडिविजुअल में ज्वर खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी कि इंडिविजुअल जब किसी को ज्वर होता है तो क्या है, उनका इंद्रियां और विषय का जो संयोग है वो उचित रूप से नहीं हो पाता, लेकिन जब उसका ज्वर खत्म हो जाता है तो कोई भी इंद्रियों में असमर्थता नहीं रहती, वह सारी इंद्रियां उचित रूप से उसकी सुचारू हो जाती हैं। भाव्यांतर यानी कि ना तो उसे बाहर से ना तो अंदर से किसी प्रकार का गर्मी या संताप उसे महसूस नहीं होता है, शरीर में पीड़ा खत्म हो जाती है, इंद्रियां उसकी निर्मल हो जाती है, उसका मन भी प्रसन्न रहने लगता है। अब देखते हैं कि ज्वर के असाध्य लक्षण क्या हैं, यानी कि कैसे लोग जिनमें ज्वर असाध्य हो जाता है, असाध्य नहीं साध्य लक्षण है ये। ठीक है, ऐसे लोग जिनमें साध्यता देखने को मिलती है, वो है रोगी अगर बलवान होगा तो ज्वर साध्य है। अगर ज्वर का जो दोष है वो कैसे होंगे, अल्प होंगे तब भी साध्य है। वहीं पे कोई उपद्रव अगर उत्पन्न ना हुआ हो तो भी साध्य ज्वर का लक्षण है ये। साथ ही में असाध्य ज्वर का लक्षण क्या है, असाध्य ज्वर का लक्षण वही है कि जो ज्वर बहुसंख्यक बलवान कारणों से उत्पन्न हो, यानी कि उसमें कई सारे दोष जैसे सन्निपातक ज्वर है, विषम ज्वर है। ठीक है, एक तरह बहुत ही कठिन रूप से सही होते हैं, असाध्य रूप में आ जाते हैं ये। ठीक है, जो अनेक लक्षणों से युक्त हो, इसमें लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो। गूढ़ लक्षणों वाला अंतर्वेगी ज्वर, यानी कि कुछ ऐसे ज्वर होते हैं जिसमें लक्षण गूढ़ होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं, वो अंदर ही अंदर फीवर आपको महसूस होता रहता है। वहीं पे दीर्घ काल तक बना रहने वाला ज्वर जो है कैसा हो जाता है, असाध्य ज्वर हो जाता है। अब देखते हैं कि ज्वर के उपद्रव क्या हैं। ज्वर के उपद्रव हैं हमारे कास, मूर्छा, अरुचि, तृषा, वमन, अतिसार और विबंध, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अरुचि, मूर्छा, कास, ये क्या है, ये हैं ज्वर के उपद्रव। आपने पहले पढ़ा था कि अगर ये उत्पन्न हो जाते हैं तो
चिकित्सा कैसी हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इसका। अब हम देखते हैं ज्वर की सामान्य चिकित्सा क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होनी चाहिए। क्या पढ़ने वाले हैं, ज्वर की चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा। देखिए सबसे पहला तो वही है कि निदान परिवर्जन, यानी कि आपने जो निदान का सेवन किया था उसके विपरीत आपको कार्य करने पड़ेंगे, यानी कि जो भी आपने ज्वरजनक कारणों का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि निदान परिवर्जन प्रथम चिकित्सा होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपने पंचकर्म का अतियोग, मिथ्या योग से आपको ज्वर हुआ है, या आप मौसम के बदलाव से आपको ज्वर हुआ है, या आपने विरुद्ध आहार का सेवन किया है जिसके कारण आपको ज्वर हुआ है, तो उसका परित्याग करें, यानी कि उसके विपरीत कार्य करना शुरू करें। अगर ज्वर पित्त प्रधान व्याधि है, अंततः पित्त प्रसादन औषधि का प्रयोग करें, यानी कि ऐसी जो औषधियों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो पित्त का शमन करती हैं। ठीक है, अगर ज्वर का जो हमने पूर्व रूप पढ़े हैं, अगर पूर्व रूप में अगर हम ज्वर की चिकित्सा करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं। यदि कफ या पित्त का अनुबंध जान पड़े, यानी कि आपको लग रहा हो कि ज्वर जो है कफ या पित्त के कारण हो रहा है, तो रोगी को क्या कराएं, उपवास यानी कि लंघन कराने की सलाह दें। यदि जो ज्वर है, ज्वर का पूर्व रूप कैसा हो, वातज, श्रमज, भयज, क्रोधज और शोकज, इन कारण से अगर आपको लग रहा हो तो ज्वर आपको उत्पन्न हो रहा है, तो उसे लंघन कराने की सलाह नहीं दी, यानी कि उपवास की सलाह नहीं दे, बल्कि अपितु लघु आहार देने की सलाह दी जाती है। यानी कि ज्वर अगर फिर से देख लो कफ और पित्त के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसे उपवास करा सकते हैं, यानी कि लंघन कर सकते हैं। वहीं पे अगर वातज है हमारा, श्रमज है, भयज, शोकज आदि कारणों से उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसे लघु भोजन देंगे, यहाँ पे हम उपवास नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ज्वर में सामान्य अभ्यंतर उपचार क्या करते हैं। अभ्यंतर उपचार में करेंगे कि अगर नए ज्वर में निषेध, ज्वर प्रारंभ होने से 3-4 दिन के भीतर, अगर कोई नया ज्वर है, ठीक है, 3-4 दिन ये ज्वर हुए हैं, जिसे हम नव ज्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी तरुण ज्वर है, तो उसमें क्या क्या हमें नहीं करना है, क्या नहीं करना, दिन में सोने के नहीं है, स्नान करना, मैथुन करना, क्रोध करना, कषाय रस, प्रशान औषधि सेवन का हम वर्जित करते हैं, यानी कि हम उसे ये सलाह नहीं देते कि ये कार्य नहीं करने, अगर किसी को नया ज्वर आया है अभी तब। ठीक है, अगर इतना भी करेंगे तब भी चांस है कि उसका ज्वर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब इसमें सामान्य ज्वर में क्या चिकित्सा व्यवस्था पत्र हम दे सकते हैं, उसमें कौन कौन सी औषधियाँ दे सकते हैं। उसमें दे सकते हैं हम त्रिभुवन कीर्ति रस, गोदांती भस्म, टांकड़ भस्म, अमृता सत्तू। ठीक है, इन सभी को हम कितना देना है, 125 mg TDS दिन में 3 बार, 500 mg TDS, 500 mg TDS, 500 mg TDS सभी को देना है अनुपान मधु से। और कब देना है, भोजन पूर्व और प्रातः साय। ठीक है, यानी प्रातः साय नहीं, यानी इसे देना है हमें 3 बार। ठीक है, तो उस तरह से मैंने इसे पहले ही लिख दिया है। तो इसका क्या था, बेसिक चिकित्सा पत्र है, चिकित्सा व्यवस्था पत्र है। ठीक है, तो आपको इसमें जो करना है वो ये है कि जो 3 से 4 औषधियों के मैंने नाम बताए हैं, एटलीस्ट इनको जरूर ध्यान रखिए। कौन कौन से, त्रिभुवन कीर्ति रस, गोदांती भस्म, टांकड़ भस्म और अमृता सत्व। आगे मैं आपको 2-3 औषधियों के बारे में और बताता हूँ कौन कौन सी। वो है मृत्युंजय रस, ठीक है, दूसरा है महामृत्युंजय रस। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें याद कर सकते हैं वो है संजीवनी वटी, और आप इसमें सुदर्शन चूर्ण, ठीक है, और है महासुदर्शन घनवटी। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये हैं सारे किस पे काम करते हैं, इसका इंडिकेशन डायरेक्ट होता है किस पे, ज्वर में ये काम आते हैं। तो जब आगे आप अलग अलग ज्वर पढ़ेंगे, मान लीजिए अलग अलग ज्वर हैं, आपको ध्यान नहीं रहते, अगर आपको 10-12 फॉर्मुलेशन आते हैं तो उन्हीं से आगे पीछे करके आप चिकित्सा व्यवस्था पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी चिकित्सा व्यवस्था पत्र को लिखने का इसका यही तरीका होता है कि उसमें एक एटलीस्ट रस औषधि दे दें, एक बटी दे दें,
और एक अगर आप चाहे भस्म का भी उसमें उपयोग कर सकते हैं, इसमें गोदांती भस्म दे सकते हैं इसमें ज्वर में, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये 8-10 नाम ज़रूर याद होने चाहिए। हम इसे दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। ऐसी मोर एनसीआईएसएम वीडियो लेक्चर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जो नवज्वर्ण है, जीर्ण ज्वर्ण है, उसका एक सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।